नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। तो मित्रों, शुरू करते हैं गुलशन नंदा द्वारा लिखित मैली चांदी उपन्यास का भाग 2। अध्याय 5। चांदनी दिल्ली आ चुकी थी। आते ही जब उसने अपना नाम बंगले के गेट पर खुदा हुआ देखा तो प्रसन्नतावश उसके मन में मरुस्थल जगमगा उठे। उसने कृतज्ञ नज़रों से राजेश की ओर देखा और मानो अपने आप से लजाते हुए बोली, मैं तो सोच रही थी दिल्ली आकर आप मुझे भूल गए, और इधर मैं डर रहा था कहीं आप बुरा न माने। किस बात का? पैसा पानी की तरह जो बहा दिया है। ओ, यह सब कुछ आप ही का तो है। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि क्या कोई हसरत बाकी न रह जाए आपकी। इस पर राजेश कुछ झेंप गया और चांदनी की नज़रों का सामना न कर सका। मुंह फेंक कर बोला, असल में यह सारी नुमाइश मैंने जानबूझकर की है, अपनी आत्मा के संतोष के लिए। कैसे? उस सोसाइटी के लोगों में सम्मान प्राप्त करने के लिए जो कल तक मेरी निर्धनता का मजाक उड़ाते थे, मेरी विवशताओं पर बगले बजाते थे, मुझे तुच्छ समझते थे। यह चांदनी महल मैंने उन लोगों के लिए बनवाया है ताकि मुझे अपना सकें और मैं उन पर हंस सकूं। चांदनी चुपचाप खड़ी उसकी मनः स्थिति का अनुमान लगाती रही, फिर बोली, एक बात कहूँ? स्वर्ग तो आपने बना दिया, अब उसमें आत्मा भी डाल दीजिए। वह कैसे? राजेश चौंक कर बोला, अपने चेहरे की उदासी को बदलकर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देकर। और चांदनी यह कहती हुई वहाँ से चली गई और राजेश देर तक हॉल कमरे में टहलता हुआ उसी की इस बात पर विचार करता रहा। और फिर न जाने कब एक दबी सी आहट के साथ नीना उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथों में ताज़ा फूलों का एक गुलदस्ता था और बदन पर कसी हुई तंग पोशाक, आंखों में अनोखी चमक और ओठों पर ऊषा की सी लाली। जब राजेश ने देर तक उससे बात न की तो वह स्वयं ही बोल उठी, सुना है चांदनी आ गई है? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी बीवी से भेंट कराऊं। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? पड़ोस के नाते जान पहचान हो जाए तो अच्छा ही है। सुनिए, चांदनी की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। दोनों ने एक साथ पलटकर देखा। चांदनी सीढ़ियों के उस छोर पर खड़ी थी और कुछ कहने ही वाली थी कि हॉल में नीना को देखकर रुक गई। इधर नीना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उसने अपने अनुमान को एकदम गलत सिद्ध होते हुए देखा। उसके अनुमान के विपरीत चांदनी यौवन और सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। यह बात उसने सपने में भी नहीं आती थी कि राजेश को खरीदने वाली लड़की इतनी सुंदर होगी। नीना को आश्चर्यचकित सी देखकर चांदनी संभली और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। राजेश ने तुरंत उसका परिचय कराते हुए कहा, यह है मिस नीना, सामने वाले बंगले में रहती हैं। ओ, आइए आइए, चांदनी ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। इस बीच में राजेश ने परिचय पूर्ण करते हुए नीना से कहा, और यह है मेरी बीवी चांदनी। नीना मुस्कुराकर आगे बढ़ी और फूलों का वह गुलदस्ता चांदनी के हाथों में थमा दिया। अरे यह क्या? चांदनी बोली, पहली मुलाकात की एक साधारण भेंट। धन्यवाद। सफ़ेद गुलाब कितने सुंदर हैं, काश इनमें महक भी होती। सुंदर फूलों में अक्सर महक नहीं होती, राजेश बीच में ही बोल उठा। नीना ने एक तीखी नज़र राजेश पर डाली और फिर चांदनी से संबोधित होते हुए बोली, अच्छा अब आज्ञा दीजिए। अरे क्यों, अभी आई और अभी चल दी? क्लब जा रही थी, सोचा वहाँ रात हो जाएगी, जाने से पहले मिल लूँ, फिर कभी आऊँगी। जरूर आइएगा। नीना पुनः आने का वायदा करके चली गई और चांदनी फूलों के उस गुलदस्ते को गुलदान में सजाने लगी। फिर राजेश की ओर मुंह घुमाकर बोली, क्या नाम बताया था आपने उसका? नीना। अच्छे लोग मालूम होते हैं, वरना शहरों के लोग तो महीनों तक अपने पड़ोसियों को नहीं जान पाते। लेकिन अपनी मुलाकात पुरानी है। कब की? 5 वर्ष पहले की। कॉलेज में एक साथ पढ़े थे। राजेश का यह उत्तर सुनते ही क्षण भर के लिए चांदनी की उंगलियां फूलों पर ठिठक कर रह गई। इससे अधिक कुछ पूछना उसने उचित न समझा। वह अपने पाप के लिए इतनी लज्जित थी कि किसी नए नश्तर का वार सहन करने की शक्ति खो बैठी थी। वह फिर से फूलों की टहलियों को ठीक करने लगी। उसके कानों में राजेश के वे शब्द अभी तक गूंज रहे थे, सुंदर फूलों में
अक्सर महक नहीं होती। यह वाक्य नीना के साथ साथ चांदनी के हृदय को भी भेद गया था और वह सोच रही थी कि वह वाक्य उसी पर कसा गया था। फूल सजाने के बाद चांदनी ने देखा तो राजेश जा चुका था। आज उनका विवाह पूरा 1 महीना हो चुका था, लेकिन उन दोनों के बीच फैला हुआ फासला अभी तक कम ना हुआ था। वह सोचती थी शायद नया शहर, नया घर और नया वातावरण उसके अतीत पर पर्दा डालने में सहायक सिद्ध होगा, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वह राजेश की मुस्कुराहट प्राप्त न कर सकी। फिर भी उसे आशा थी कि समय गुजरने के साथ साथ उसके पति के दिल का मैल घुलकर अपने आप साफ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद राजेश अपने कमरे में लौट आया। वस्त्रों की तब्दीली बता रही थी कि कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। चांदनी को सीधे यह पूछने का साहस तो नहीं हुआ कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने बात को घुमाकर पूछ ही लिया। खाने समय तक लौट आएंगे ना? कोशिश करूँगा, और अगर ना आ सका तो इंतज़ार ना करना। यह कहकर वह जाने लगा, लेकिन फिर ज़रा रुककर और पलटकर चांदनी से बोला, तिजोरी में से 1000 रुपया निकाला है। अस्पताल में बहन से मिलने जा रहा हूँ, शायद उसे ज़रूरत हो। मैंने कब मना किया है? फिर भी बता देना उचित है। कहीं तो मैं भी साथ चलूँ, इसी बहाने आपकी बहन से मिल लूँगी। नहीं, अभी तपेदिक के अस्पताल में जाना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। और ये कहते हुए वह तेजी से बाहर निकल गया। राजेश ने जो ही ललिता के कमरे में प्रवेश किया, ललिता के पीले मुख पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बड़ी उमंग से वह बस इतना ही कह सकी, भैया। और राजेश को लगा जैसे बहन को उसकी मुस्कुराहट बिजली की तरह सीधी उसके दिल पर गिरी है। उसका मन शोकातुर हो उठा। कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए राजेश ने अपने हाथों से थामे फूलों को उसके हाथों में रख दिया। ललिता ने जो ही उन ताज़े फूलों को चूमा, उसे महसूस हुआ जैसे जीवन और मृत्यु आपस में गले मिल रहे हों। कभी वह भी इन फूलों की तरह प्रफुल्ल थी, लेकिन आज क्षय रोग ने उसके शरीर की सारी प्रफुल्लता निचोड़ ली थी। अकेले आए हो क्या? ललिता ने अपनी नज़रों को दरवाजे तक फैलाते हुए पूछा। भाभी कहाँ है? आज नहीं आ सकी। क्यों? ऐसे ही। मैं समझ गई। क्या उसे डर है ना, कहीं उसे भी तपेदिक के कीटाणु न लग जाएं? संभव है, तुम तो जानती हो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां। तो क्या मैं हसरत लिए दिल मर जाऊंगी? ललिता ने कहा, और उसकी पलकों से 2 मोटे मोटे आंसू ढलक पड़े। भाई ने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नहीं लिल्ली, नहीं, एक दिन उसे ज़रूर लाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसी बुरी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तो मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूंगा। और फिर बहन के विचारों की धारा मोड़ने के लिए उसे अपने विवाह की गलत सलत बातें सुनाने लगा। भाई की मनोरंजक बातें सुनकर बहन के मुख पर 1-2 बार मुस्कुराहट उत्पन्न हुई, लेकिन उसकी भीतरी पीड़ा कम न हुई। शायद वह जानती थी कि घुन भीतर ही भीतर उसके फेफड़ों को खा रहा था। भाई की दौलत उसे किसी प्रकार कम न कर सकती थी। जो हो। राजेश ने बहन को साधारण वार्ड से निकालकर उसके लिए स्पेशल कमरे का प्रबंध कर दिया। देखभाल के लिए 2 नसें रख दीं। इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाने लगा, और फिर धीरे धीरे ललिता का स्वास्थ्य सुधरने लगा। मुखड़े की लाली लौट आई, निर्जीव मुस्कुराहट में चमक आ गई, और राजेश को विश्वास हो गया कि अब उसकी बहन मृत्यु के पंजे से निकल आई है। डॉक्टरों ने परामर्श दिया, अगर रोगड़ी को किसी पहाड़ पर ले जाया जाए तो स्वास्थ्य लाभ में तेजी आ सकती है। दूसरे ही दिन उसने शिमला के एक सैनिटोरियम में ललिता के लिए स्थान रिजर्व करा लिया। उन दोनों नर्सों को भी साथ जाने के लिए राजी करके जब वह खुशी खुशी घर लौटा तो चांदनी बगीचे में बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चांदनी की ओर बढ़ते हुए राजेश ने कहा, चांदनी, मैं कल रात की गाड़ी से शिमला जा रहा हूँ। मुझे मालूम है, चांदनी ने चाय के प्याले ठीक करते हुए कहा। तुमसे किसने कहा? लिल्ली ने। चांदनी के इस उत्तर पर वह ज़रा देर के लिए अवाक रह गया और आश्चर्यजनक नज़रों से उसकी ओर देखने लगा। चांदनी ने चाय का प्याला उसके हाथों में थामते हुए कहा, लिल्ली का फ़ोन आया था मेरे लिए। जी भरकर दोनों में बात की। वह क्या कह रही थी? एक अनहोनी बात। क्या आपने उससे कहा कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती?
नहीं तो। लेकिन वह झूठ क्यों कहेगी? और क्या? और मैंने उससे एक वायदा कर लिया है, आपसे बिना पूछे। क्या आप उसे शिमला छोड़ने अकेले नहीं जाएंगे? मैं भी साथ चलूंगी। राजेश ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। प्याला ओठों तक ले जाकर चुपचाप चाय पीने लगा। कहीं यह कहकर मैंने गलती तो नहीं की? नहीं। उसने एक ही घूंट में चाय को कंठ में उड़ेल लिया और प्याला मेज पर रखकर भीतर जाने को मुड़ा। फिर कुछ सोच कर ठिठका और चांदनी की ओर देखते हुए बोला, एक बात याद रखना, भावावेश में आकर कहीं यह ना बता देना कि तुम माँ बनने वाली हो। चांदनी के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था, सिवाय इसके कि वह दया प्रार्थी नज़रों से अपने पति की ओर देखती। लेकिन जब उसने नज़रें उठाकर पति की ओर देखना चाहा तो वह लंबे लंबे डग भरता हुआ भीतर पहुंच चुका था। दूसरी सुबह राजेश चांदनी को साथ लिए अस्पताल जा रहा था। विवाह के बाद आज पहली बार वह अपने पति के साथ बाहर निकली थी। गुलाबी रेशमी साड़ी से सज्जित होकर वह अपने कमरे से निकलकर हॉल में पहुंची तो राजेश की आंखें चुंधिया सी गईं। वह नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसका वह रंग रूप देखकर वह झेंप गया, जैसे वह सब उसे पसंद ना हो। उसके ओंठ कपकपाए, लेकिन कुछ कहने से पूर्व ही मुंद गए। उसकी यह मनस्थिति चांदनी से छिपी न रह सकी। बोली, शायद आपको यह साड़ी। नहीं तो। वह हड़बड़ाया। सोचा, पहली बार लिल्ली से मिल रही हूँ, सादे वस्त्रों में देखकर कहीं वह बुरा न मान जाए। लेकिन अस्पताल के वातावरण में यह तड़क भड़क, तो ठहरिए, मैं अभी बदल आती हूँ। यह कहते ही चांदनी ऊपर जाने को मुड़ी, लेकिन अभी उसने सीढ़ियों पर पहला कदम ही रखा था कि टेलीफोन की घंटी सुनकर ठिठक गई। राजेश ने लपक कर चोंगा उठाया और वह उसके चेहरे के बदलते हुए रंगों को ध्यानपूर्वक देखने लगी। फ़ोन सुनते ही राजेश एकदम घबरा गया। चांदनी जल्दी से उसके पास आई। राजेश ने बताया कि लिल्ली की हालत अचानक बिगड़ गई है और वे उन्हीं कदमों पर अस्पताल की ओर रवाना हो गए। जब वे दोनों अस्पताल पहुंचे तो लिल्ली इस संसार से जा चुकी थी और उसकी लाश कमरे के बाहर बरामदे में स्ट्रेचर पर पड़ी थी। लाश को देखते ही दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। चांदनी के सिर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह लिल्ली को देखने के लिए बहुत दिनों से बेचैन थी। वह उसकी मुलाकात से पहले ही परलोक सिधार गई थी। एक दिन पहले ही तो उसने उसके साथ शिमला जाने का वायदा किया था। उसे क्या मालूम था कि शिमला जाने के बजाय वह इस दुनिया से चली जाएगी। चांदनी बेहाल सी होकर बरामदे की दीवार से लग गई और कफन से निकला हुआ वह चेहरा देखने लगी, जिसके ओठों पर अभी तक एक प्रश्न मूर्तिमान था। भाभी, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी? ऐसा तो नहीं कि मैं दिल ही दिल में यह हसरत लिए मर जाऊं। आज नीना का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में उसके घर पर एक शानदार पार्टी का आयोजन हुआ। अतिथियों और मित्रों की भीड़ सी लग रही थी और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित नीना बड़ी सुंदर मुस्कुराहट से उनका स्वागत कर रही थी। अमीरों को तो दिल बहलाने का बहाना चाहिए, चाहे वह कोई जन्मदिन हो या शादी ब्याह। वे तो बस किसी न किसी अवसर की खोज में रहते हैं ताकि अपने मिलने जुलने वालों के सामने अपने वैभव का प्रदर्शन कर सकें। इतनी रौनक के बावजूद नीला के दिल में रह रहकर एक कसक सी उठती। काश इस पार्टी में राजेश भी शामिल होता। उसने उसे निमंत्रण पत्र तो भिजवाया था, लेकिन वह जानती थी वह आएगा नहीं। लिल्ली के देहांत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और उनके घर में अभी तक शोक मनाया जा रहा था। बार बार यह विचार नीना के दिल को कचोट जाता और वह उदास हो जाती। उसने तो सोच रखा था कि राजेश को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर ईर्ष्या की ज्वाला में जलाकर भस्म कर देगी। अगर राजेश अपने धन दौलत के घमंड में उसका दिल जलाने पर तुला हुआ था तो वह भी उससे कम न थी। वह अपने दिल को लाख समझाने की कोशिश करती, लेकिन चांदनी का ख्याल आते ही वह अपने आप से लज्जित सी हो जाती। राजेश ने अपने जीवन का सौदा केवल दौलत से नहीं किया था, एक अत्यंत सुंदर लड़की को अपनाकर उसके मुंह पर तमाचा भी मारा था। इस समय भी यह विचार आने पर वह दांत पीसकर रह गई और फिर न जाने क्या सोचकर कंधे झटकती और महफिल को चीरती हुई दरवाजे की ओर बढ़ गई। एकाएक उसके बढ़ते हुए कदमों को जैसे जंजीरों ने जकड़ लिया। राजेश दरवाजे की चौखट का सहारा लिए खड़ा था। उस वातावरण की रंगीनियां देखकर भी
उसके चेहरे की उदासियां कम न हुई थीं और वह बड़ी गंभीरता से इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। नीना की नज़रों से नजरें मिलीं तो वह हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने बोझिल कदमों को उठाता हुआ वह उसके पास पहुंचा तो नीना के मुंह से आप ही आप निकल गया, तुम यहाँ आओगे, मुझे आशा नहीं थी, इसलिए तो चला आया, सोचा तुम्हें एक सरप्राइज दूं। मैं तो स्वयं ही तुम्हारे यहाँ आने वाली थी, क्योंकि लिल्ली की मृत्यु के कारण। अब उसकी चर्चा ना करो, उसी गम को भूलने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। सोचा शायद इस महफिल में आकर दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाए। इस बात पर नीना ने अपने दिल में एक गुदगुदी सी महसूस की। भीड़ में से गुजरती हुई वह उसे एक ओर ले गई और प्रतिष्ठित अतिथियों से उसका परिचय कराने लगी। न जाने उनमें से कितने ऐसे थे जिनसे वह पूर्णतः परिचित था, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे पहचान सका हो। वही लोग जो उसे एक मामूली आदमी समझकर भुला चुके थे, आज उसे सिर माथे पर बिठाने को तैयार हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज वह एक मामूली क्लर्क नहीं, जिसे केवल राज कहकर पुकारा जाता था, बल्कि उच्च वर्ग की आबादी चाणक्यपुरी की एक प्रतिष्ठित हस्ती था, श्री राजेश खन्ना। समाज के इस व्यवहार से वह मन ही मन मुस्कुरा दिया और उसका यह अनुभव और भी तीव्र हो उठा कि यहाँ जीवन और मानवता का एकमात्र मापदंड धन है। यही कुछ सोचता और यही कुछ देखता हुआ वह हॉल के एक कोने में जा बैठा। उसने देखा नीना उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर ला रही थी। तभी उसे उस पार्टी की याद आ गई जो 2 वर्ष पूर्व इसी हॉल में नीना के पिता ने उसके जन्मदिन पर दी थी, और जब वह अपने किसी मित्र से मांगा हुआ सूट पहनकर उस पार्टी में आया था तो वह अपने आप को बहुत ही तुच्छ प्राणी समझ रहा था। उस अवसर पर लोगों ने नीना को बहुत से बहुमूल्य उपहार भेंट किए थे और उन बहुमूल्य उपहारों में उसने भी अपना फाउंटेन पेन शामिल कर दिया था, जैसे सूरज की सुनहरी किरणों में धूल का एक कण शामिल कर दिया हो। और उसकी शुभकामनाएं भीड़ के कहकहों में यूं दबकर रह गई थीं जैसे बूंद के गिरने की आवाज़ बादलों की गरज में फना हो जाती है। उनमें से कई लोगों ने तो उससे सूट की फिटिंग पर भी वाक़े कसे थे, और जब वह उनका मजाक सहन न कर सका तो उनसे झड़प बैठा था। और पार्टी छोड़ने से पहले जब वह नीना से आज्ञा मांग रहा था तो नीना के पिता को उससे यह कहने में जरा भी संकोच न हुआ था, राजेश, अगर तुम्हारे पास उचित कपड़े नहीं थे तो तुम्हें पार्टी में आकर तमाशा नहीं बनना चाहिए था। शुभकामनाएं तो पत्र द्वारा भी भेजी जा सकती थीं। और नीना के मुंह से सिवाय सॉरी के एक शब्द भी नहीं निकला था, और वह भी बड़ी विमुखता से। और आज वह उसी हॉल कमरे के कोने में बैठा उसी नीना की ओर देख रहा था। वही महफिल, वही लोग, वही रौनक, लेकिन आज नीना का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था और उस भीड़ का ध्यान भी उसी पर केंद्रित था। और वे सब जानते थे कि राजेश खन्ना का विशेष ध्यान रखकर नीना अपने आप को सम्मानित कर रही थी। नीना ने जब प्याले के साथ जन्मदिन का केक आगे बढ़ाया तो वह बोला, ठहरो। और यह कहकर उसने अपनी जेब से एक सुंदर सी डिबिया निकाली और उसे खोलकर नीना के सामने रख दिया। डिबिया में हीरे से जड़ा एक ब्रोच था। हरे रंग के उस हीरे को देखकर नीना की आंखें चुधिया सी गईं। इसकी क्या जरूरत थी, ऐसे ही उसके मुंह से निकल गया। जन्मदिन है, बिना उपहार के कैसे आता? मेरे लिए तो राजेश तुम्हारी एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है। झूठ, अगर ऐसा होता तो 2 वर्ष पहले तुम्हारे इसी जन्मदिन की पार्टी में मुझे जलील न होना पड़ता। राजेश, तुम्हें अभी तक वह बात नहीं भूली? कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे समाज के दिए हुए घाव तो दौलत की मरहम से भर गए, लेकिन दाग तो रहेंगे ही। नीना ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह वहां से हटकर दूसरे अतिथियों की देखभाल करने लगी। राजेश ने चाय का प्याला ओठों से लगाया और विचारों की धारा में बहता हुआ धीरे धीरे सिप करने लगा। कुछ देर बाद उसे अनुभव हुआ कि वह कोने में अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ कई लोग एकत्र हो गए थे। नए ज़माने की 2-4 तितलियों ने तो उससे मित्रता भी स्थापित कर ली थी और 1-2 ने उसे अपने घर आने के लिए निमंत्रित कर दिया था। इन्हीं में से अचानक एक नवयुवती बोल उठी,
आप तो बड़े ही स्वार्थी निकले। वह कैसे? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। अकेले पार्टी में चले आए, अपनी चांदनी को नहीं लाई? यूं ही जल्दी में चला आया। वाह साहब, बीवी भी कोई बोलने की चीज है जो साथ न ला सके, दूसरी युवती ने कहा, जिस पर पहली बोल उठी। बात भूल जाने की नहीं, सोचते होंगे कहीं उसे हमारी नज़र न लग जाए। इस पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। नीना ने भी यह अवसर हाथ से न जाने दिया और बोली, इसमें क्या झूठ है, वह केवल नाम की ही चांदनी नहीं है, नज़रों की छाया से ही मैली हो जाती है। ओ, तब तो हम उसे जरूर देखेंगे। एक साथ कई आवाज़ों ने राजेश को घेर लिया और वह दुबक कर बैठ गया। जब वे किसी तरह अपनी हट से बाज न आई तो राजेश को विवश होकर फ़ोन करना पड़ा। चांदनी ने जब पति का हुक्म सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन फिर तुरंत ही कुछ सोचकर उसने इनकार कर दिया। इस पर राजेश को क्रोध आ गया और उसने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। पलटकर उन युवतियों से क्षमा मांगने से बोला कि तभी एक स्त्री बोल उठी, कोई बात नहीं, हम आपकी बीवी के तेवर देखकर नाराज नहीं, प्रसन्न हुई हैं। वह क्यों? एक स्त्री की हट देखकर। आपने तो पहले उसे नज़रअंदाज कर दिया, साथ नहीं लाए, और अब जब उस पर हुक्म चलाते हैं। अगर वह मान जाती तो यह उसकी हार होती, सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी, पूरी स्त्री जाति की। सुशीला की इस बात पर आसपास खड़ी सब स्त्रियों ने बड़े जोर से ताली बजाई। नीना बोली, घबराती क्यों है? एक दिन ये आप सबको चांदनी विला में निमंत्रित करने वाले हैं। कब? अपनी शादी की खुशी में। शादी की पहली वर्षगांठ पर। क्यों राजेश? नीना ने जरा शरारत से स्पष्टीकरण किया, लेकिन इससे पहले कि राजेश कोई उत्तर देता, सुशीला बोल उठी, वाह, ऐसा भी क्या इंतज़ार? इससे पहले भी तो कोई अवसर आ सकता है। कैसे? चांदनी की गोद भर जाने से। सुशीला की यह बात एक विषैले तीर की तरह राजेश के दिल में उतर गई। वह बौखलाकर उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे सुने भीड़ को चीरता हुआ बाहर चला गया। नीना उसके पीछे लपकी, उसे पुकारती हुई बाहर तक आई, लेकिन राजेश ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। जब वह घर लौटा तो चांदनी हॉल में नहीं थी। अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर दबाते हुए वह आगे बढ़ा और फिर निढाल सा होकर स्वयं को सामने पड़े हुए सोफे पर गिरा दिया। उसके दिल दिमाग में विचित्र प्रकार की हड़बोंग सी मच रही थी, लेकिन फिर शीघ्र ही उसने अपने आप को संभाल लिया और सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। पास ही पड़ी साइड टेबल पर एक खुली पुस्तक हॉल में औंधी पड़ी थी और जैसे ही उसे पढ़ते पढ़ते छोड़ गया था। पुस्तक पर नज़र पड़ते ही एकदम उसका पूरा बदन ऐसे सुन्न हो गया जैसे किसी अत्यंत विषैले बिच्छू ने काट लिया हो। घुटन और घबराहट से उसके पसीने छूट गए और उस एक क्षण में ना जाने कितनी बार उसने वह शीर्षक पढ़ डाला, माँ और बच्चा। ठीक उसी समय उसे सुशीला के वे शब्द भी याद आए जो उसने भरी महफिल में बड़ी बेतुकल्लफी से कह दिए थे, चांदनी की गोर तो भर जाने से। और यह सोचते ही वह मानसिक पीड़ा से बिलबिला उठा और उसने मेज पर यह पुस्तक उठाकर पूरे जोर से फर्श पर दे मारी। चांदनी बगीचे में से टहलकर भीतर आ रही थी और वह पुस्तक फर्श पर फिसलती हुई ठीक उसके कदमों में जा गिरी। दोनों ने नजरें उठाकर एक दूसरे को देखा। राजेश ने मनसंताप से गर्दन मोड़ ली, लेकिन चांदनी पूर्ववत मौन खड़ी रही। फिर उसने झुककर फर्श पर से पुस्तक उठाई और उसके बिखरे पन्नों को एकत्र करके एक कोने में रख दिया। राजेश अपनी मनस्थिति को सिगरेट के धुआंधार कशों में उड़ा देने में कोशिश कर रहा था। तभी उसे लगा चांदनी उसके पीछे आ खड़ी हुई है। वह सिमटकर सोफे पर बैठ गया। चांदनी बड़ी हलीमी से पूछ रही थी, आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं तो आपकी आज्ञा का पालन न करके मैंने आपको नाराज़गी का मौका दिया, लेकिन मैं मजबूर थी। हमारी तो पूरी जिंदगी ही मजबूरियों के कांटों से भरी हुई है, उसने सोफे पर पहलू बदलते हुए कहा। उसके स्वर का विष कानों के द्वारा सीधा चांदनी के दिल तक पहुंचा, लेकिन वह उसे पी गई। भावावेश में जो आंसू आंखों में उमड़ आ रहे थे, उन्हें भीतर ही भीतर दबाते हुए बोली, सुबह से जी मतला रहा था, डरती थी पार्टी में जाकर तमाशा न बन जाऊं। तो साफ कहो ना, तबीयत ठीक नहीं। जी, तो डॉक्टर को बुलवाओ, इससे मैं क्या कर सकता हूँ?
नई जगह है, नए लोग, मैं क्या जानूं कैसे। चांदनी की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वह बुरी तरह झुंझला उठा। सीधे चांदनी की आंखों में झांकते हुए बोला, वह सिर्फ तुम्हारी इज्जत का सवाल था चांदनी, जो मैंने अपने आप को बेच दिया। लेकिन अगर मुझे तुमसे अब यह उम्मीद रखो कि आने वाले बच्चे के आगमन का प्रबंध करूं, तो यह मुझसे न होगा। राजेश ने एक ही श्वास में अपने दिल का गुबार निकाल दिया और सिगरेट को जूते तले मसलते हुए घर से बाहर निकल गया। चांदनी वहीं स्तब्ध निश्चेष्ट खड़ी रह गई। अपनी विवशताओं को आंचल में छुपाकर वह आंसुओं की बाढ़ में डुबो देना चाहती थी, लेकिन आंसू थे कि ना जाने क्यों बहना भूल गए थे। ना जाने कब तक वह उसी प्रकार गुमसुम वहीं खड़ी रहती कि मोटर की घर ने उसे चौंका दिया। उसका पति कार में बैठकर बाहर जा रहा था। एक भूले भटके थके हारे मुसाफिर की तरह धीरे धीरे कदम उठाती वह अपने शयन कक्ष की ओर चल दी। उसकी घायल आत्मा को शायद वहीं कुछ शांति प्राप्त हो। अध्याय 7। आज तीसरा दिन था। चांदनी की तबीयत निरंतर खराब चली आ रही थी, लेकिन उसने पति से इसकी चर्चा नहीं की। उसे पुनः साहस ही नहीं हुआ कि डॉक्टरी सहायता के लिए प्रार्थना करती। इधर राजेश ने भी उसकी कोई परवाह नहीं की। हालांकि वह उसकी हालत को पूर्णतः समझ रहा था, लेकिन जब चांदनी की सहनशीलता की सीमा ना रही तो राजेश का दिल पिघल गया। उसने जल्दी फ़ोन मिलाया और डॉक्टर टंडन को बुलवा भेजा, लेकिन स्वयं डॉक्टर के आने से पूर्व घर से बाहर चला गया। शायद वह गर्भवती और होने वाले बच्चे के बारे में डॉक्टर की बातचीत का सामना नहीं करना चाहता था। इस संबंध में अपने विचारों से मुक्ति पाने और दिल बहलाने के लिए वह सीधा क्लब चला गया। क्लब का रंगीन वातावरण, पश्चिमी संगीत की उत्तेजनात्मक धुनों पर नृत्यशील सौंदर्य और यौवन देखकर वह कुछ क्षणों के लिए अपने आप को भूल गया। मानसिक तनाव से मुक्ति मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे उस उल्लासपूर्ण वातावरण से भी उसका दिल ऊब गया और वह विस्की का एक पैग लेकर क्लब के पश्चिमी लॉन में चला गया। क्लब का भीतरी वातावरण जितना पुरशोर था, बाहर उतनी ही शांति थी। कुछ एक भद्र जोड़े यहाँ वहाँ बैठ रात के पहले पहर की ठंडक का आनंद ले रहे थे। कभी कभी धुंधले प्रकाश की परछाइयों तले किसी हल्के और सभ्य कहे कहे की आवाज़ से हवा के झोंके लहरा उठते। राजेश धीरे धीरे टहलता हुआ बाग के एक कोने में चला गया, जहाँ फव्वारे में से पानी की फुहार उछल रही थी और फव्वारे की तह में लगे रंग बिरंगे बिजली के लट्टू बड़ा ही रंगारंग दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे फव्वारे से अनगिनत रंग की तरल फुलझड़ियाँ छूट रही हों। वह फव्वारे के तालाब के चबूतरे पर जा बैठा। उसने विस्की का ग्लास ओठों से लगाया। कंठ में से रेंगती हुई शराब जब उसकी रगों में उतरी तो उसे कुछ शांति का सा अनुभव हुआ और हॉल कमरे से आती हुई पश्चिमी संगीत की हल्की धुन उसके दिल को गुदगुदाने लगी। प्रकाश में जगमगाते पानी के बुलबुलों को जब एकाएक अंधेरे की एक रेखा ने अपनी लपेट में ले लिया तो वह चौंका। कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ था और अपनी बारीक आवाज़ में कह रहा था, रंगीन महफिल छोड़कर क्या आप इस अंधेरे में क्या कर रहे हैं। उसने पलटकर देखा तो वहाँ नीना थी। नीना ने पुनः अपनी बात दोहराई तो राजेश ने कहा, तालाब की इन मछलियों को देख रहा हूँ, कितनी सुंदर हैं। और वे तितलियाँ जो हॉल में उड़ती फिर रही हैं। महफिल की रौनक जरूर है, लेकिन अंधेरा होते ही साथ छोड़ जाएंगी। ओह, आजकल तो बात बात पर फलसफा बघारने लगे। यह कहते हुए नीना भी उसके पास चबूतरे पर बैठ गई। रंग और सुगंध में बसा हुआ उसका चेहरा इस समय बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। वह उसकी आंखों के खुमार का जायजा लेते हुए बोला, जब इंसान रुपए का सहारा लेकर समाज में स्थान बना लेता है तो उसे अपनी बातचीत में कोई अंदाज पैदा करना ही पड़ता है। मैंने सोचा वह अंदाज फलसफा ही हो जाए। अंदाज ही पैदा करना है तो रूखा सूखा फलसफा क्यों, कविता का सहारा लिया होता। कविता आदमी को बुज़दिल बना देती है, और यह फलसफा जमाना साज। राजेश ने दृढ़ स्वर में कहा और विस्की के गिलास को ओठों से लगा लिया। नीना की नज़रों से गिलास में से गुजरकर उसकी नज़रों को छुआ और बोली, यानी आपने दिल का सहारा छोड़कर दिमाग से दोस्ती कर ली है। हाँ, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मांस के उस लोथड़े पर भी
सोने चांदी का झोल चढ़ जाए तो हम अपनी छाती में छुपाए बैठे हैं। इससे क्या होगा? उसकी तड़प ही तो कानों तक ना आ सकेगी, दर्द से तो छुटकारा नहीं मिलेगा। वह मुस्कुराकर बोली। नीना की इन कवितामयी बात से वह बेकाबू सा हो गया और न जाने कैसे विस्की का ग्लास उसके हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया। तभी नीना ने देखा कांच का एक टुकड़ा चुभ जाने से राजेश की उंगली कट गई है और उसमें से खून रिसने लगा है। उसने तुरंत वह उंगली अपने हाथ में लेकर उसे अपने होठों में दबा लिया और उंगली को मुंह में दबाए दबाए बोली, कहो ना, दिल से दर्द को अलग करना इतना आसान नहीं। राजेश ने उसकी आंखों में एक अनोखी चमक देखी। वह उसकी उंगली को अपने कोमल ओठों में दबाए धीरे धीरे चूस रही थी। उन ओठों की गर्मी से राजेश के दिल में गुदगुदी सी उत्पन्न हुई और उसकी नस नस में उतर गई। वह चुपचाप बैठा नीना की आंखों में झांकता रहा। वह भी गहरी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए उसकी उंगली को ओठों में दबाए रही। कुछ क्षणों के निरंतर मौन के बाद राजेश ने अपनी उंगली खींच ली। खून बहना बंद हो चुका था। अब नीना ने अपना ग्लास बढ़ाकर उसके ओठों से लगा दिया। कोई हल्की शराब थी। उसने एक ही घूंट में पूरा ग्लास कंठ से उतार लिया। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? उसने पूछा। दिल को दिल से राह होती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो आज मेरे दिल की तड़प का असर तुम्हारे दिल पर भी होता। असर नहीं हुआ, यह आपने कैसे जाना? फ़र्क बस इतना है कि हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तुम तो सचमुच कविता करने लगी। आप ही की कृपा से, मेरी कृपा से, आपसे प्रेम जो कर बैठी। राजेश को पहले ही विस्की का नशा था। नीना के वे बोल सुनकर वह और भी मस्ती में आ गया और उसी मस्ती में अपनी कटी हुई उंगली को चूसने लगा, जो ओठों से ओठ मिलाने का मौन संकेत था। लेकिन फिर एकाएक न जाने क्या सोचकर वह उठ खड़ा हुआ। नीना भी तुरंत उसका सहारा लेकर खड़ी हो गई और फिर वे क्लब के अंधेरे रास्तों पर टहलने लगे। टहलते टहलते ज़रा रुककर नीना बोली, एक बात पूछूं? हूँ। क्या सचमुच ही तुमने मेरी याद को दिल से मिटा दिया है? नहीं तो? वह लापरवाही से बोला। तो क्या मैं यह समझूं कि तुम्हारे दिल में अभी तक मेरे प्रेम के अवशेष बाकी हैं? प्रेम के नहीं, याद के। याद ही तो प्रेम की अनमोल निशानी है। लेकिन उस याद की बुनियाद घृणा भी तो हो सकती है। कहते हुए राजेश ने उसकी आंखों में झांका, जो उस अंधेरे में भी चमक रही थीं। क्षणभर के लिए नीना स्तब्ध सी रह गई, लेकिन दूसरे ही क्षण वह पागलों की तरह हंसने लगी। राजेश उसकी उस हंसी का अर्थ न समझ सका। मैं बड़ी भाग्यवान हूँ राजेश, एकाएक वह बोल उठी। हाँ, प्रेम न सही, मुझसे घृणा तो दे सकोगे? और यह कहते हुए उसने राजेश का दामन थाम लिया। फिर भर्राए हुए स्वर में बोली, सच राजेश, दिल को यह संतोष तो रहेगा कि तुम मेरे समीप हो, मेरे सामने हो। मुझसे बदला लेने के लिए तुम मुझ पर तीरों की बौछार करोगे, मुझसे घृणा करोगे। मैं तुम्हारी याद में तड़पूंगी और तुम बेरुखी से मेरी ओर से मुंह मोड़ लोगे। इससे क्या होगा? मेरा प्रायश्चित। एक दिन मैंने भी तो दिल की बात न मानकर दिमाग की बात मानी थी और तुम्हें छोड़कर ऊंचे लोगों में चली गई थी। यह तो जमाने का दस्तूर है। नहीं, यह एक भूल थी। उसी भूल की सज़ा पा रही हूँ। मैं एक निश्चय कर चुकी हूँ राजेश। नीना ने जरा रुककर कहा। क्या? जीवन भर शादी नहीं करूँगी? तुम इसे सज़ा कहती हो नीना? यह तो तुम्हारा अहोभाग्य होगा। जीवन को दिलचस्प और रंगारंग बनाने का एक तरीका। वह कहकहा सा लगाता हुआ बोला। तुम चाहो तो हर रोज़ अपनी दिलचस्पी का नए से नया साधन जुटा सकती हो। क्या कमी है तुम में? सुंदरता, यौवन, रुपया, पैसा। फिर तुम क्यों इस गृहस्थी के कीचड़ में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करो? नहीं राजेश, उसने तड़पकर राजेश का दामन छोड़ दिया और अपनी आंखों को हाथों से ढांपते हुए बोली, यह मेरा त्याग होगा। किस लिए? इसलिए कि शायद कभी तुम्हारे दामन का सहारा पा सकूं। नीना ने एक गहरा सांस लिया और फिर चुपचाप क्लब की ओर चली गई। राजेश चुपचाप खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और जब वह अंधेरे रास्तों को पार करती हुई दूर प्रकाश में चली गई तो वह भी धीरे धीरे कदम उठाता हुआ क्लब की ओर हो लिया। रात काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, इसलिए लोग समय से कुछ पहले ही क्लब को वीरान कर गए थे। कहीं कहीं कोई
उक्का दुक्का व्यक्ति बैठा शराब के अंतिम घूंट कंठ में उतार रहा था। अतीत की कटु यादों ने राजेश के दिल पर नए सिरे से वार किया था। उसी परेशानी में उलझा हुआ वह क्लब के बार तक जा पहुंचा और एक पैक विस्की का ऑर्डर दिया। विस्की के गिलास को अभी उसने उंगलियों में थामा ही था कि उसकी नज़रें खिड़की में से होती हुई बरामदे में जा रुकीं। बरामदे के धुंधले प्रकाश में नीना सिमटी बैठी थी। उसे देखते ही राजेश के कानों में एक बार फिर वही शब्द गूंज उठे जो उसने कुछ क्षणों पूर्व फव्वारे के पास बैठे हुए कहे थे, शायद कभी तुम्हारे दामन का सहारा पा सकूं। और जीवन में पहली बार राजेश को लगा जैसे नीना के वे शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले थे। उनमें कोई बनावट, कोई दिखावा नहीं था और इस समय भी वह अपनी उसी मन स्थिति को चुपचाप लिए बैठी थी। राजेश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पास पहुंचा। आहट हुई तो नीना ने नज़रें उठाकर राजेश की ओर देखा और फिर से पलकें झुका लीं। उसकी पलकों पर अटके हुए आंसू राजेश से छुपे न रह सके और उन आंसुओं में उसकी रही सही शंकाएं भी धो डालीं। राजेश उसके सामने बैठ गया और रूमाल निकालकर उसके आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, यह क्या, तुम तो रोने लगीं, नहीं तो? और उसने मुस्कुराने का असफल प्रयत्न किया। और ये आंसू? यूं ही दिल बेकाबू हो गया था। सोचा था दिल्ली आकर तुमसे बदला लूँगा, अपने गम और गुस्से की आग को ठंडा करूँगा। तो करो ना, मैंने कब रोका है? तुम्हारी सौगंध, मैं तो इसे अपना सौभाग्य मानूंगी। तुम्हारी कसम, राजेश बुदबुदाया और नीना की फीगी पलकों की ओर स्नेह से देखता हुआ बोला, यह तुम क्या कह रही हो नीना? हाँ राजेश, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इस तड़प में भी एक अनोखा आनंद है। यह दर्द बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा है राजेश। सोचती हूँ बस इसी दर्द में जीवन कट जाए। और यह कहते कहते वह बड़ी भावुक हो गई और अपने आप को सरकाते हुए अपना सिर राजेश की चौड़ी छाती पर रख दिया और फिर उसके आंसू पलकों से टपक टपक कर राजेश की धड़कती छाती को भिगोने लगे, जिससे उसके दिल की सारी आग ठंडी होती चली गई। मनुष्य जितना सख्त और कठोर बनने का प्रयत्न करता है, नारे के आंसू और उसका प्यार देखकर उतना ही नर्म पड़ जाता है। यही हालत राजेश की हुई। घृणा की जो चिंगारियां उसने नीना के सुख चैन को भस्म करने के लिए एकत्र कर रखी थीं, वही अब उससे प्यार और प्रसन्नता की फुलझड़ियां बन गईं। जिस नीड़ को उन्हें राख कर देना था, उसी को उन्होंने फूल बनाकर ढांप लिया। नीना का सिर उसी प्रकार राजेश की छाती पर टिका था और राजेश की उंगलियां उसके कोमल रेशमी बालों को सहला रही थीं। अध्याय 8। राजेश जब घर लौटा तो रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। सर्द रात के सन्नाटे को चीरती हुई जब उसकी कार फाटक पर रुकी तो चांदी अपने शयन कक्ष में चौंक उठी और लपककर बालकनी में आ गई। वह अभी तक पति की प्रतीक्षा में सोई नहीं थी। राजेश अकेला नहीं था, उसके साथ नीना थी। नीना को राजेश की बगल में बैठे देखकर चांदी के दिल को धक्का सा लगा, लेकिन फिर तुरंत ही उसने अपने आप पर काबू कर लिया। उसने देखा उसका पति नीना को सहारा देकर सामने वाले फाटक तक छोड़ने गया है। दोनों ने एक दूसरे को बड़े अंदाज से विदा किया है। राजेश उसके घर के सामने उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक कि वह नज़रों से ओझल नहीं हो गई। चांदी ने जब यह सब देखा और देखती रह गई। राजेश अपनी धुन में हॉल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके ओठों पर किसी पश्चिमी धुन की गुनगुनाहट थी और कदम बड़े चुस्त पड़ रहे थे। शयनकक्ष से निकलते हुए प्रकाश से यूं तो हॉल की हर चीज़ नज़र आ रही थी और सीढ़ियों पर भी उजाला था। फिर भी चांदी ने सीढ़ियों की बत्ती जला दी। एकाएक रोशनी होने पर राजेश एकदम ठिठक गया। शयनकक्ष के दरवाजे पर चांदी चुपचाप खड़ी थी। पति को देखकर उसकी मुख मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन राजेश को अनायास ही उसकी नज़रें भेदती हुई सी लगी। किंचित हल्काते हुए बोला, चांदनी, तुम अभी तक सोई नहीं? आपकी राह देख रही थी। क्यों? वह झुंझलाकर बोला और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कमरे में चला गया। पत्नी पति की राह ना देखेगी तो क्या करेगी? वह ओठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए बोली और बढ़कर पति के हाथों से उसका कोट थाम लिया। राजेश ने एक सरसरी सी नज़र अपनी पत्नी पर डाली
और अपनी नेकटाई की गांठ ढीली करने लगा। इतनी रात गए तक आप कहाँ थे? क्लब। और यह साथ में कौन था आपके? कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या? वह क्रोध से चिल्ला उठा। चांदी ने मौन नज़रों से पति की ओर देखा और उसका कोट रखने के लिए अलमारी की ओर बढ़ी। राजेश ने अपनी नेकटाई उतारी और झल्लाकर एक ओर फेंक दी। चांदी हाथ में लिए हुए राजेश के कोट पर लगी किसी चीज़ को देखकर चौंकी। किसी स्त्री के जूड़े का पिन था। पिन उतारते हुए उसने एक बार फिर मौन नज़रों से पति की ओर देखा और फिर वह कोट की नाक तक ले गई और उसने वहाँ सूंघने लगी। राजेश हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। चांदी ने पलटकर पिन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, शायद नीना का है। तुम्हें कैसे पता चला? गाड़ी में आपके साथ जो थी। तो फिर यह पहेलियां बुझाने की क्या ज़रूरत थी? आपने मुझसे छुपाना जो चाहा इसलिए। ठीक है, वह थी मेरे साथ, लेकिन तुम्हें इससे जलन क्यों हुई? जलन होती तो कभी बात न करती आपसे। ऐसा तुम अब भी कर सकती हो। ऐसा अधिकार नहीं मुझे, उल्टा जो ठहरी। और वह आंखों में उमड़ते आ रहे आंसुओं को पी गई और मुंह फेर कर कपड़ों को तरकीब देने लगी। राजेश कुछ देर तक तेज तेज कदमों से इधर उधर टहलता रहा, फिर झल्लाकर बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इतनी रात गए एक नौजवान लड़की के साथ मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? आप पर तो है, लेकिन दूसरों पर नहीं। मैं नहीं चाहती आपके कारण किसी घर की कुंवारी बेटी बदनाम हो जाए। चांदनी ने जो कुछ वह कहना चाहती थी स्पष्ट शब्दों में कह दिया और बिस्तर संवारने लगी। राजेश उसकी मनःस्थिति को पूर्णतः समझ रहा था, इसलिए कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कह ही दिया, शायद तुम्हें मालूम नहीं चांदनी, नीना वही लड़की है जो मेरी जीवन साथी बनने वाली थी। मुझे मालूम है तो यह भी समझ लो कि वह मेरी ऐसी कमजोरी है जिसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। किसी कुमारी लड़की के बारे में ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। अब तुम जैसा पत्थर दिल मैं कहाँ से लाऊं, जो अपने अतीत को भुलाकर फिर से जीने की तमन्ना रखता है? वह चिल्ला उठा। यह सुनकर चांदनी के दिल के तार बिखर गए। नसों में दौड़ता हुआ रक्त मानो जम गया। क्षणभर की चुप्पी के बाद वह धीरे से बोली, दिल पत्थर का नहीं होता, बनाया जाता है। आप भी बना लीजिए, मेरे लिए इतना आसान नहीं है। इस संबंध में मैं आपका साथ दूंगी। चांदनी की इस बात पर वह कहकहा लगाकर हंस पड़ा, फिर बोला, जो तिनके का सहारा लिए बैठा है वह भला किसी को डूबने से क्या बचाएगा? यह कहते हुए राजेश अपने बिस्तर की ओर बढ़ा और साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को गटागट पी गया। और फिर जो उसने पलटकर देखा तो चांदनी उस कमरे से जा चुकी थी। दिन गुजरते गए। चांदनी जितना अपने पति के निकट होने की कोशिश करती, वह उतना ही उससे दूर हटता जाता और वह सब्र के घूंट पीकर रह जाती। उसके पेट में जो पाप पल रहा था वह उसे समस्त सांसारिक अधिकार छीने हुए था, यहाँ तक कि वह उफ तक न कर सकती थी। प्रायः उसे अपने पति राजेश पर भी दया आने लगी। वह जानती थी उसकी तरह वह भी विश्वस्तताओं का शिकार बना हुआ था और इसलिए उसे उसकी प्रसन्नताओं में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन जब वह यह सोचती कि वह उसकी पत्नी है और उसने अपने जीवन का सौदा अपनी मर्जी से किया है, तो वह उसके इधर उधर भटकने को क्षम्य न मान पाती। एक शाम को जब वह लेडी डॉक्टर के यहाँ से लौटी तो स्टडी रूम में राजेश के साथ नीना बैठी थी। एक सज्जन और भी थे जिन्हें चांदी ने अक्सर नीना के घर आते जाते देखा था। पहले तो वह उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखती हुई ठिठक गई, लेकिन फिर तुरंत ही अपनी मुख मुद्रा बदल ली। तभी नीना अपने स्थान से उठी और हेलो कहती हुई दरवाजे तक चली आई। चांदी बड़ी तपाक से उससे मिली और पूछा, आप कब आईं? अभी थोड़ी देर पहले। ओह, आइए ना, आप बैठिए, मैं अभी आई, चांदी ने कहा और दूर से पति की उखड़ी उखड़ी नज़रों पर एक नज़र डालकर अपने कमरे की ओर चली गई। नीना जब वापस स्टडी रूम में लौटी तो अपने आप को बड़ी बेपरवाही से सोफे से फेंकते हुए बोली, जवाब नहीं आपकी धर्मपत्नी का। क्यों, क्या हुआ? मैं तो उठकर स्वागत के लिए बढ़ी और क्या? और उसने बेरुखी से मुंह मोड़ लिया और चली गई। नहीं नीना, वह जल्दी में होगी, कहो तो बुलाऊं? नहीं, रहने दो। हाँ, एक बात है। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा तुम्हारा यह व्यापारिक
संबंध तुम्हारी बीबी को पसंद ना आए। चांदनी, ऐसा नहीं है। और फिर यह व्यापार है, इसमें स्त्रियां क्या दखल दे सकती हैं। हाँ नीना बेटी, इसमें घर की स्त्रियों का क्या दखल। पास बैठे महाशय रघुनाथ ने अपनी बात दोहराई और दोनों की ओर मुस्कुराकर देखने लगे। लेकिन इस व्यापार की हकदार एक स्त्री भी तो है राजेश, नीना कहते कहते रुक गई। तभी सबकी नज़रें दरवाजे की ओर उठ गईं, जहां चांदनी हाथों में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। पहले तो तीनों उससे इस अचानक आगमन पर चौंक उठे, लेकिन फिर नीना ने होशियारी से काम लिया और तुरंत उठकर चांदनी की ओर बढ़ गई और उसके हाथों से ट्रे लेती हुई बोली, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। हाँ चांदनी, किसी नौकर से कह दिया होता, तुम स्वयं क्यों ले आईं। एक झिझक के साथ राजेश ने कहा। नौकर नहीं था, सोचा मेहमानों को कुछ खिलाए पिलाए बिना कैसे जाने दूं। और यह कहते हुए प्यालों में चाय उड़ेलने लगी। क्यों नीना, मैं कहता था ना कि चांदनी बड़ी मेहमान नवाज है, राजेश ने किंचित गौरव से कहा। आई एम सॉरी राजेश, नीना ने सिर झुकाया। चांदनी ने तिरछी नज़रों से दोनों की ओर बारी बारी से देखा और उनकी ओर चाय के प्याले बढ़ा दिए। जो ही उसने चाय का प्याला रघुनाथ की ओर बढ़ाया, राजेश ने उनसे पत्नी का परिचय करा दिया और नीना को पहली बार अनुभव हुआ कि चांदनी केवल सुंदर और धनवान ही नहीं, बड़ी शिष्ट, बड़ी सभ्य भी है। और क्षण भर के लिए तो वह यह सोचती रह गई कि कहीं उसके सौंदर्य का बंदी राजेश उससे कोई नाटक तो नहीं खेलने जा रहा। लेकिन फिर दूसरे क्षण वह अपने मस्तक की इस उपज पर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद मेहमान चले गए। कमरे में बस पति पत्नी रह गए और रह गए उनके बीच चुप्पी की एक दीवार। इस अर्थपूर्ण चुप्पी से बौखलाकर राजेश ने अलमारी खोलकर अपने बिखरे हुए कागजात को समेटना शुरू कर दिया। चांदनी पहले तो चुपचाप बैठी रही, फिर जब उसने चाय के बर्तनों से भरी ट्रे को उठाया तो उसके हाथ कांप गए। बर्तनों के आपस में टकराने की खनखनाहट हुई तो राजेश ने घूमकर उसकी ओर देखा और बिखरे हुए स्वर में बोला, रहने दो, नौकर ले जाएगा। चांदनी ठिठक गई। उसने बर्तनों को वहीं रख दिया और स्वयं परे हटकर खड़ी हो गई। राजेश फिर लापरवाही से अपने कागजात टटोलने लगा और चांदनी के बाहर जाने की प्रतीक्षा करने लगा। जब उसने देखा कि चांदनी वहीं खड़ी है और बाहर जाने से पहले शायद उससे कोई बात करना चाहती है, तो उसने उसी रूखे स्वर से संबोधित किया, क्या बात है चांदनी। कुछ नहीं, चांदनी ने अपनी परेशानी छुपाने के लिए आंचल को दांतों में दबा लिया और चलने के लिए 2 कदम बढ़ाए थे कि कुछ सोचकर रुक गई। कुछ पूछना है मुझसे। क्या। यह नीना आपसे कुछ व्यापार की बात कर रही थी। ओ, व्यापार की बात, याद आया, वह तो मुझे पहले ही तुमसे करनी चाहिए थी। क्या। वह आश्चर्य से बोली, आओ मेरे सामने बैठो। चांदनी वायु के झोंकों की तरह सरकती हुई सामने आई और उसके संकेत पर कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नज़रों में आश्चर्य जैसे मूर्तिमान हो गया था। ना जाने उसका पति आज उसे क्या कहने जा रहा था। इन थोड़े से क्षणों में ही उसके मस्तिष्क में अनगिनत अनोखे और भयानक विचार आ धमके। हृदय की धड़कन बेकाबू हो गई थी और वह पति के चेहरे की प्रतिक्षण बदलती रंगत की ओर एकटक देख रही थी। तुम जानती हो नीना, नीना के पिता अब इस संसार में नहीं हैं। नहीं तो? उन्हें यह संसार छोड़े हुए आज 2 बरस हो गए। माँ तो बचपन में ही उसका छोड़ गई थी और अब वह बिल्कुल अकेली है। कोई भाई बहन? उसने बीमार सी आवाज़ में पूछा। कोई नहीं, राजेश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। तब आज उसे मेरी सहायता की ज़रूरत है। कैसी सहायता? उसके पिता उसके लिए कपड़े की एक मिल छोड़ गए थे, तो उस कारखाने के 2 हिस्सेदार और भी हैं। कोई झगड़ा खड़ा हो गया है। झगड़ा नहीं, धोखा। उन्होंने मिलकर लाखों का गबन कर लिया है और अब वे दिवालिया हो जाने की धमकी दे रहे हैं। नीना ने क्या फैसला किया है? वह उनसे डरकर अपने हिस्से को छोड़ देती है तो कहीं की नहीं रहती, और अगर उन्हें मिल से अलग करना चाहे तो काफ़ी बड़ी रकम के साथ साथ काम संभालने वाले किसी समझदार व्यक्ति की ज़रूरत होगी। आपने क्या राय दी? मिस्टर रघुनाथ उसका काम संभाल लेंगे। और रकम? राजेश ने जरा रुककर चांदनी के पीले मुख पर नज़र डाली और यह कहते हुए अपनी बात पूरी कर दी। उन दोनों के सारे हिस्सों को मैंने खरीद लेने का फैसला कर लिया है।
चांदनी को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह उसके दिल की बात को पहले ही समझ चुकी थी। फिर भी उसका यह फैसला सुनकर वह घबरा गई, और जब राजेश ने स्पष्टीकरण करते हुए यह बताया कि उसके लिए 2 लाख रुपया चाहिए, तो वह और भी परेशान हो गई। लेकिन वह मौन रही। उसने इस बात पर बहस करना ठीक नहीं समझा, और जब वह चुपके से उठकर जाने लगी तो राजेश बोल उठा, तुमने अपनी राय नहीं दी। जब आप फैसला ही कर चुके हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। फैसला ही दिया है, अभी रकम तो नहीं दी। फिर इतनी बड़ी रकम देने के लिए तुमसे पूछना भी तो ज़रूरी है। आखिर यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। चांदी ने अपनी झुकी हुई नज़रों से राजेश की ओर देखा, जो उसके दिल की बात जानने के लिए बेचैन था, लेकिन दिल ही दिल में अपनी बात पर लज्जा का अनुभव भी कर रहा था। क्षण भर के लिए दोनों खामोश खड़े रहे। फिर चांदनी बोली, मालूम होता है आप नीना का दुख नहीं देख सकते। हाँ चांदनी, बात कुछ ऐसी ही है। सचमुच आपका दिल बड़ा कोमल है। चांदनी ने ओठों पर एक अनोखी मुस्कुराहट लाते हुए गंभीर वातावरण को बदल दिया। फिर पति की आंखों में आंखें डालकर नटखट स्वर में बोली, आप लड़कियों पर झट से दया करने पर उतर जाते हैं, चाहे वे हृदय की कठोर ही क्यों ना हो। वह कैसे? एक बार आपने भावुकता में बहकर मेरे जीवन को भी तो बचाया था। चांदनी की यह बात सुनकर वह तड़प उठा। हाँ, और अब भावुकता में बहकर मैं नीना का जीवन भी बचाना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ आपत्ति है? है। दबे स्वर में निकला पत्नी का यह उत्तर सुनकर राजेश एकटक उसकी ओर देखने लगा। चांदनी उसके कुछ और करीब सरक आई और बड़ी गंभीरता से बोली, अगर आपको उसकी सहायता ही करनी है तो इससे अच्छा रास्ता भी है। क्या? कोई अच्छा सा घराना देखकर उसकी शादी कर दीजिए। मिल भी बच जाएगी और वह भी व्यस्त हो जाएगी। चांदनी, वह क्रोध से चिल्लाया। ठीक तो कहती हूँ, चांदनी ने उसकी गंभीर मुद्रा में कहा। मिल संभालने वाला भी आ जाएगा और वह भी व्यस्त हो जाएगी। रहा 2 लाख की बात, तो वे हिस्से तो आप खरीद ही रहे हैं। उसकी शादी पर उपहार में दे दीजिएगा। वह भी क्या याद करेगी कि जिस हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर उसने फेंक दिया था, कभी वह अपने प्रेम के एक कण के लिए। बस करो चांदी, बस करो, वह झुंझलाकर बोला और बड़ी तेजी के साथ साम जाने के लिए लपका। लेकिन पांव की ठोकर से छोटी तिपाई लुढ़क गई और एक छनाक के साथ चाय के बर्तन फर्श पर आ गिरे। उसने पलटकर फर्श पर बिखरे चीनी के टुकड़ों को देखा, जिन्हें चांदनी घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे समेट रही थी। वह बुद्ध बना कभी पत्नी को, कभी चीनी के उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखता रहा। उनके बीच फिर वह चुप्पी की दीवार खड़ी हो गई। अध्याय 9। एक हल्के से कहकहे ने वातावरण को खनखना दिया। रोजी अपनी मालकिन की हार्दिक प्रसन्नता का अनुमान उसकी बेढंगी करवटों से लगाते हुए बोली, लेकिन मैम, कहीं ऐसा तो नहीं राजेश बाबू आपको बना रहे हों? हट, मूर्ख कहीं की। वह क्या बनाएगा मुझे? मैं तो उसे ऐसी जंजीरों में जकड़ूंगी कि जीवन भर ना निकल सकेगा। तब की बात और थी मेम साहब। रोजी ने नीना के बदन पर पाउडर छिड़कते हुए बोला और फिर धीरे धीरे उसे हाथों से मसलने लगी। नीना ने करवट बदलते हुए उसी लापरवाही से पूछा, और अब? उनकी शादी हो चुकी है। नीना ने नौकरानी की इस बात का उत्तर नहीं दिया और चुपचाप लेटी रही। रोजी पूर्ववत अपनी पतली पतली उंगलियों से उसकी पीठ पर पाउडर मलती रही और उसने महसूस किया कि आज मालकिन के बदन में एक अनोखी तपन है जो उसकी उंगलियों को जला रही है। रोजी, उसने करवट बदलते हुए कहा। जी मैम साहब। साहब की चांदनी मुझसे सुंदर है ना? जी हाँ, नहीं, हाँ हाँ हाँ, साफ कहो, डरो नहीं। जी। और पैसे वाली भी? सुना तो ऐसा ही है मेम साहब। जानती है, राजेश उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो फिर उससे शादी कैसे कर ली? पैसे के लिए। ओ, रोजी ने एक लंबा सांस लिया, लेकिन उसकी नज़रें अभी तक आश्चर्य से फटी हुई थीं, जैसे उसे अपनी मालकिन की बात पर विश्वास न आ रहा हो। एक बात जानती है रोजी, नीना ने फिर कहा। क्या? मुझे बुखार नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका बदन तो हीटर की तरह तप रहा है। इसके लिए मैंने एक दवा पी है। क्यों? राजेश को यहाँ बुलाने के लिए। यह सुनते ही रोजी के चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। अभी वह इस पहेली को समझने की कोशिश कर रही थी
कि बाहर दरवाजे की घंटी बजी और इसके साथ ही नीना उछलकर बोली, शायद वह आ गया। रोजी तुरंत बाहर की ओर भागी और नीना तकिए में मुंह छुपाकर औंधी लेट गई। रोजी ने जाते जाते छत की बत्ती बुझा दी थी। नीना ने हाथ बढ़ाकर बेड लैम्प का बटन दबा दिया। कमरे में नीले रंग का हल्का हल्का प्रकाश फैल गया और वह बड़ी बेचैनी से आने वाली की प्रतीक्षा करने लगी। बाहर कदमों की आहट बराबर सुनाई दे रही थी, अर्थात वह आ रहा था। नीना ने औंधे लेटे लेटे एक नज़र दरवाजे पर डाली और फिर कुछ सोचकर तकिए के नीचे से एक पुस्तक निकाली और उसे फर्श पर डाल दिया। धुंधले प्रकाश में किसी के कदम धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ रहे थे। वह उन कदमों की चाप को पूरी तरह पहचानती थी जो उसके शरीर की तरह कपकपा रही थी। रोजी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। राजेश नीना के बिस्तर के करीब पहुंच चुका था। नीना ने नींद में होने का बहाना करते हुए एक आह भरी। उस फुसफुसाती किंतु चीखती हुई सी आवाज़ को सुनकर राजेश बोल उठा, कैसी तबीयत है अब? कौन? नीना की दुर्बल आवाज़ उभरी। उसने करवट ली और राजेश को देखते ही बनावटी आश्चर्य से बोली, राजेश तुम? वह उसके बिस्तर पर बैठ गया। बेडलैम्प के प्रकाश में दमकते हुए उसके मुख को देखा और फिर से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। जरा बुखार आ गया था, वह थपथपाते स्वर में बोली। राजेश, जो अब तक उसके हाथ को अपने हाथ में ले चुका था, उसके बदन की गर्मी महसूस करते हुए बोला, तुम्हारा बदन तो फूंक रहा है, बुखार से नहीं तो तुम्हारे प्यार की ज्वाला से। नीना ने अपने खुश्क ओठों पर जबान फेरते हुए कहा। राजेश झेंप गया और नीना का हाथ उसके हाथ से निकल गया और फिर उसने देखा नीना की आंखों में शरारत झिलमिला रही थी। उसने मुंह दूसरी ओर फेरना चाहा, लेकिन नीना उसके कंधे का सहारा लेती हुई उठकर बैठ गई। तभी राजेश की नज़र फर्श पर गिरी हुई उस पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक उठाने के साथ साथ वह स्वयं भी सरककर परे हो गया। शायद तुम्हारी है, उसने पुस्तक की ओर संकेत करते हुए कहा। हाँ, अकेले में जी नहीं लगता, सोचा यह उपन्यास ही पढ़ डालूं। माय सेकेंड लव। राजेश ने जरा ऊंची आवाज़ में पुस्तक का नाम पढ़ा और तिरछी नज़रों से नीना की ओर देखते हुए बोला, नाम कुछ अधिक दिलचस्प नहीं, लेकिन उपन्यास बहुत दिलचस्प है। दूसरा प्रेम लड़की से हुआ था। लड़के से, नीना ने वाक्य पूरा कर दिया। जरूर धोखेबाज होगा। वह मजबूर था। कैसी मजबूरी? उसने जेब से सिगरेट केस निकालते हुए पूछा। लड़की बदचलन थी, लेकिन मेरी चांदनी तो ऐसी नहीं। सहसा उसके मुंह से निकल गया और वह सिगरेट सुलगाकर जोर जोर से कश लेने लगा। नीना आश्चर्यचकित सी उसकी ओर देखती रही, फिर एकाएक हंसते हुए बोली, मैं तो उपन्यास की बात कर रही थी, आप अपनी चांदनी की ओर कैसे ले गए? अब राजेश को महसूस हुआ कि उसके मुंह से गलत वाक्य निकल गया था। सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए किंचित संभल कर बोला, नीना, मैंने सोचा शायद तुम अपने दिल की बात कह रही हो। आपने गलत नहीं सोचा। ना जाने यह पुस्तक पढ़ते समय बार बार मैं ऐसा क्यों सोचती रही। क्या यही कि इस उपन्यास के दो पात्र हूबहू हमसे मिलते हैं, दोनों प्यासे रहते हैं। प्रेम शायद हमेशा प्यासा रहता है, कहीं हम दोनों भी प्यासे ही ना मर जाएं। अच्छा ही होगा, तड़प तो मिट जाएगी, लेकिन यह हमारी नादानी होगी, बुज़दिली होगी। जिंदगी बुज़दिली का नाम है नीना, लेकिन प्रेम बुज़दिल नहीं होता। तुम्हारे उपन्यास के पात्रों का अंत क्या हुआ? अभी अंत तक नहीं पहुंची। ज़रूर प्रेम की हार होगी। राजेश की यह बात सुनकर नीना को लगा जैसे वह स्वयं उसके प्रेम का अंत बता रहे हो। एक तड़प के साथ वह मुंह ढांपकर लेट गई। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर राजेश कुछ सोचकर अपनी जगह से उठा, लेकिन अभी वह पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि नीना ने उसका हाथ अपनी पकड़ में ले लिया। कहाँ चले? अपने घर। तो क्या यह घर पराया है? घर नहीं, यहाँ के लोग। नहीं राजेश, ऐसा ना कहो। उसके स्वर में एक कंपन था। उसने राजेश के हाथ को अपने गाल से चिपकाकर सहलाना शुरू कर दिया और राजेश को लगा जैसे उसके हाथों की उंगलियों पर किसी ने दो अंगारे ढलका दिए हों। नीना की पलकों से गिरे दो गर्मागर्म आंसू उसके हाथ पर चमक रहे थे। राजेश ने नीना का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उंगलियों से उसकी डबडबाई आंखों को पोंछते हुए बोला,
तुम इतनी भावुक हो मैं नहीं जानता था। तो अब जान लो। नीना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसे स्वर में कहा कि वह सिर से पांव तक लहरा गया। वह उसकी नशीली नज़रों का शिकार हो गया। उसने उन कपटी आंखों में फिर से वफा की तस्वीर नजर आने लगी। वह उसकी ओर एकटक देखता चला गया और नीना की गदराई हुई बाहें बढ़ते बढ़ते उसके गले का हार बन गईं। मन मस्तिष्क में तूफान उमड़ पड़े। यौवन की गर्मी ने लज्जा और मर्यादा की लौह जंजीरों को पिघला डाला और स्वनियंत्रण के बांध टूटकर कण कण हो गए। राजेश नीना को अपनी छाती से सटाए भींचे जा रहा था, जैसे उसके शरीर की पूरी उष्णता अपने शरीर में खींच लेना चाहता हो, जैसे अतीत का सारा जहर उसकी नसों से निचोड़ देना चाहता हो। और नीना को महसूस हो रहा था उसके हृदय के अंधेरे में उजाले की किरणें तैरने लगी हैं। कल तक जो व्यक्ति घृणा के कांटे तक उसकी झोले में डालने को तैयार नहीं था, आज प्यार के फूल बरसा रहा था। राजेश जब घर लौटा तो रात के 10 बज चुके थे। चांदनी नियमानुसार उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। उसे देखते ही वह अपने स्थान से उठी, खाने की मेज तक गई। लेकिन अभी उसने खाना चुनना शुरू ही किया था कि राजेश बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? नीना की तबीयत पूछने गया था, वहीं खा लिया। नीना का नाम सुनते ही चांदनी झेंप गई। वह जानती थी कि राजेश उसकी तबीयत पूछने गया था, लेकिन वह वहाँ इतनी रात तक रहेगा और वहीं खाना खा लेगा, वह यह नहीं जानती थी। उन दोनों का दिन दिन बढ़ता मेलजोल अब चांदनी के दिल में बुरी तरह खटकने लगा था। वह किसी अज्ञात भय से कांप जाती, लेकिन उसे अपनी व्यवस्थाओं में दम घुटकर जीना पड़ रहा था। चांदनी मेज पर रखी खाने की चीज़ समेटने लगी और राजेश अवसर पाकर अपने शयनकक्ष की ओर जाने लगा। तभी पत्नी की आवाज़ पर रुक गया। अब कैसी तबीयत है चांदनी? नीना की पहले से अच्छी है। एकदम बुखार हो गया था उसे। कहीं बहाना तो नहीं किया उसने? राजेश ने पलटकर पत्नी की ओर देखा, जिसके चेहरे की रंगत में व्यंग का रंग सम्मिलित हो चुका था। उसने तेवर बदल लिए, जैसे पत्नी का यह अंदाज उसे पसंद ना हो, और बिना कुछ कहे सुने सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। चांदनी की नज़रों ने उसके उठते हुए कदमों का पीछा किया। उसकी मानसिक उथल पुथल का अनुमान पूरी तरह उस आवाज़ से लगाया जा सकता था जो जोर से बेडरूम के किवाड़ धकेलने से उत्पन्न हुई थी। राजेश अभी कपड़े भी नहीं बदल पाया था कि चांदनी कमरे में आ पहुंची। क्षण भर के लिए दरवाजे पर रुकी और फिर भड़कर बिस्तर संवारने लगी। तुमने खाना नहीं खाया? ऐसे ही राजेश ने पूछ लिया। नहीं। क्यों? शाम के खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। ओह, मैं समझा था शायद मुझसे नाराज़गी के कारण। आपसे भला मैं क्यों नाराज़ होने लगी? मैंने नीना के यहाँ जो खा लिया। और ये कहते हुए वह कपड़े बदलने बाथरूम में चला गया। जब बाहर निकला तो चांदनी बोली, मैं तो समझ रही थी आप नाराज़ हो गए। क्यों? आपकी नीना को बहानेबाज जो कह दिया था। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो चांदनी? उसने कहा। लेकिन वह जानता था कि वह गलत कह रहा है। सुबह अपने बगीचे में बैठी अपने कुत्ते से खेल रही थी। शाम को उसके बीमार हो जाने की सूचना मिली और 2 घंटे के बाद वह आपके साथ बैठकर रात का खाना खा रही थी। यह तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने उसके साथ बैठकर खाना खाया है? राजेश ने झुंझलाकर पूछा। क्योंकि मैं जानती हूँ आप अकेले खाने पर बैठने वाले नहीं, और फिर नीना ने मजबूर भी किया होगा आपको। अब के राजेश मौन रहा। चांदनी बिस्तर ठीक करने के बाद एक एक करके खुली खिड़कियां बंद करने लगी। इसी बीच एक बार कनखियों से उसने पति की ओर भी देखा, जिसके माथे पर पसीना फूट आया था। और इसके साथ ही उसने सुना, आजकल तुम्हें मुझ पर कुछ कम ही विश्वास रहता है। नहीं तो भगवान के लिए ऐसा ना सोचिए। यह तो दिल का भय था जो जबान पर आ गया। कैसा भय? डरती हूँ कहीं नहीं ना अपने पुराने प्यार का बदला ना ले आपसे। आप ऐसे व्यक्ति को खोकर वह पछता रही है, और पछतावा कभी कभी स्त्री के दिल में जलन और जहर भर देता है। तब तो वह जहर तुम्हारे दिल में भी इकट्ठा हो रहा होगा। जी। उसकी आवाज़ थरथरा गई। तुम भी जीवन में किसी को खोकर पछता रही हो ना? राजेश के ये शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए, और कुछ क्षणों के लिए वह बुत बनी वहीं बैठी रह गई। और कुछ देर बाद राजेश ने देखा वह चुपचाप दूसरे कमरे की ओर जा रही थी। तो दोस्तों, इस प्रकार मैली चांदनी का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आ रही होगी।
तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताएं। धन्यवाद।